नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं NHRC के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये टर्म आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा। आज हम जानेंगे कमीशन के चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे कमीशन वर्क करती है और क्या इस कमीशन का स्टेटस है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कमीशन की क्या लिमिटेशंस हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को खास ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाके आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सीरीज के और इस वीडियो के PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूज अभी आती है कि जस्टिस अरुण मिश्रा लाइकली टू बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जस्टिस हाल ही में रिटायर हुए थे। अब इनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा चेयरपर्सन ऑफ NHRC। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो लास्ट सर्विंग चेयरपर्सन थे NHRC के, जस्टिस HL दत्तू, वो दिसंबर में रिटायर हो गए थे। तब से यह पद खाली था और अब जाके गवर्नमेंट ने इस पे अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा या फिर सोचा है। अब हमें समझना है सबसे पहले NHRC होता क्या है और NHRC का रोल क्या है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो NHRC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टैब्लिश की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। जब मैं टर्म यूज करता हूं स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसे पार्लियामेंट के किसी लॉ द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि NHRC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका विवरण मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर एक अलग स्टैट्यूट में मिलता है। इसी के थ्रू एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 पार्लियामेंट ने पारित किया। उसी में NHRC की संरचना की, NHRC की गठन की बात की गई। NHRC का अगर हम दर्जा देखें, अगर उसका ऑब्जेक्टिव देखें, तो वो एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। वो ये देखती है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनके लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या वो बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए हैं। अगर उनके ये राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो वो कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो NHRC भी जा सकते हैं। अब NHRC की अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मेशन की बात को समझें तो भारत के पास एक ऑब्लिगेशन हुआ जिसमें NHRC को स्टैब्लिश करना पड़ा। भारत को पेरिस प्रिंसिपल को एडहेयर करना था। अगर हम समझें पेरिस प्रिंसिपल क्या है, तो पेरिस प्रिंसिपल बात करता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसी पे स्टैब्लिश्ड एक प्रिंसिपल है। ये कहता है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वो अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी मेंबर्स हैं UN के, वो अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स को। इसी के चलते 20 दिसंबर 1993 को पेरिस प्रिंसिपल साइन किया गया। इस पेरिस प्रिंसिपल साइन करने के बाद भारत का एक ऑब्लिगेशन हो गया, या भारत की एक ड्यूटी हो गई कि भारत को अपनी पार्लियामेंट में एक लॉ पारित करना पड़ा, जिससे भारत में NHRC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट को पारित किया, पास किया पार्लियामेंट ने, और उसी के बदले में हमें NHRC जैसा ऑर्गेनाइजेशन, या उसी की वजह से हमें NHRC जैसा ऑर्गेनाइजेशन मिला। अब सेक्शन 2D में लिखा गया, इसी एक्ट के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के सेक्शन 2D में लिखा गया कि NHRC का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी, साथ ही साथ डिग्निटी एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्ट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन NHRC का भी ड्यूटी और ऑब्जेक्टिव बन गया। NHRC अकेले काम नहीं करती। NHRC के अंडर हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है। इसे हम डिटेल में किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा है NHRC। तो अब स्टेट गवर्नमेंट SHRC को फॉर्म करती हैं और वो पावर भी इसी एक्ट से उनको मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं NHRC की। तो NHRC का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब कई उसमें मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं। हाल ही में 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। अब फाइनली एक आपको चेयरपर्सन मिलेंगे, 3 आपको फुल टाइम मेंबर्स मिलेंगे। इन 3 में से एक मेंबर आपका वुमेन मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी साथ ही साथ जोड़ दिए गए। अभी हम देखेंगे कौन कौन से किस किस तरह के मेंबर्स हैं। जैसे कि अभी आप करंट कॉम्पोजिशन देखें तो जो NHRC की चेयरमैन की पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि अगर NHRC की पोस्ट खाली है और NHRC के चेयरमैन अभी तक कोई नहीं नियुक्त किए गए,
तो आप एक एक्टिंग चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत जो हैं वो इस समय एक्टिंग चेयरपर्सन है जब तक नए चेयरपर्सन नहीं आ जाते। इसके अलावा आप देखेंगे 3 मेंबर्स हैं और 3 मेंबर में आपने देखा एक जो है वो फीमेल मेंबर है, साथ ही साथ एक मेंबर अभी भी पोस्ट वेकेंट है। अच्छा, हम बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तो नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एनसीडब्ल्यू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर कोई चेयरपर्सन है स्पेशल इनवाइटी रहेंगी, बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन और साथ ही साथ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इन सबको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये अपनी अपनी कमेटी के अपने अपने कमीशन के चेयरमैन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एनएचआरसी के बोर्ड में भी बैठेंगे। क्यों? देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की तो फिर ह्यूमन में ये सारे लोग आ जाते हैं। हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो जब भी ह्यूमन राइट कमीशन को कोई भी रिकमेंडेशन देना है, किसी भी बारे में चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है, तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड मेंबर्स होने उनके पास जरूरी हैं। इसलिए हमने इन सब को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया। अच्छा, बात करें कि इन सब मेंबर्स की, हमने बात करेंगे मेंबर्स की। देखो, एक्स ऑफिशियो तो अपने आप आ जाते हैं, मेंबर्स की और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होती कैसे है? देखो, सबसे पहली चीज है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये डिसीजन खुद से नहीं लेते। 6 मेंबर की एक कमिटी बनती है पार्लियामेंट लेवल पे जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। साथ ही साथ एक स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस के, और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 मेंबर बैठ के एक नाम को फाइनलाइज करते हैं और उस नाम को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं। प्रेसिडेंट उस नाम का अपॉइंटमेंट, उस पर्सन का अपॉइंटमेंट कर देता है। किसी को भी अपॉइंट कर लिया जाएगा चेयरपर्सन में या मेंबर में, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली बात यह है कि चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। ये बात थी 2019 तक की, ओरिजिनल एक्ट में ऐसा लिखा था, लेकिन जब 2019 में सरकार ने, पार्लियामेंट ने एनएचआरसी इस पूरे एक्ट को अमेंड किया, 2019 के एक्ट को अमेंड किया, तो उन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, साथ ही साथ जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनमें से कोई एक हो सकते हैं। तो हमने देखा जस्टिस अरुण मिश्रा जी को लाया जा रहा है। अब इसके अलावा 3 मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे इसी पैटर्न पे। अच्छा, मेंबर्स के बारे में यह कहा जाता है एक वुमेन होना आवश्यक है, और इन मेंबर्स को ह्यूमन राइट्स बैकग्राउंड में एक अच्छी समझ होनी चाहिए। ये कोई लॉयर हो सकते हैं, ये कोई एक्टिविस्ट हो सकते हैं, मतलब ये कोई इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम करके आए हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हमेशा रहेंगे इस बोर्ड के पोस्ट पे, वो होंगे माइनॉरिटीज के चेयरमैन, वो होंगे कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन, नेशनल कमीशन वुमेन की चेयरमैन, बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कमिश्नर। तो ये सब मिलके पूरा एक एनएचआरसी का बोर्ड, एनएचआरसी का कंपोजिशन बनाएंगे। अब बात करते हैं जो मेंबर्स और जो चेयरपर्सन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं वो कितने समय तक इस पोस्ट पे रह सकते हैं। देखो, 3 साल या 70 साल की एज जो पहले आ जाए। पहले एज, ये जो टर्म थी 5 साल थी, 2009 के बाद 19 के बाद इसको घटा के 3 साल कर दिया गया। तो अब हम यही पढ़ेंगे हर जगह कि 3 इयर्स और 70 इयर्स, ये टेन्योर है। साथ ही साथ बात होती है रीअपॉइंटमेंट की, तो देखो एलिजिबिलिटी है रीअपॉइंटमेंट की। 2019 से पहले ये लिखा हुआ था कि 5 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अब ये चीज हटा दी गई। अब सिर्फ इतना है कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, कितने समय के लिए होगा, कितने के लिए नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि चेयरपर्सन का, मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट का जो टर्म है, रीअपॉइंटमेंट का जो सिनेरियो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, बात आती है कि क्या ये कितने समय तक, लेट अस से अगर इनको बीच में रिजाइन करना हो, मेरी टर्म है 3 साल की, मुझे 1.5 साल के बाद रिजाइन करना हो, तो मैं बिल्कुल रिजाइन कर सकता हूं, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे सकता हूं, मैं चेयरपर्सन हूं या कोई मेंबर हूं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या वो मुझे हटा सकते हैं, रिमूवल हो सकता है चेयरपर्सन का या मेंबर्स का? बिल्कुल, चेयरपर्सन और मेंबर्स का रिमूवल हो सकता है अगर वो एक एडजस्ड इनसॉल्वेंट है, अगर उन्होंने अपनी इस पोस्ट से बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया है, अगर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी है, मतलब दिमाग कैपेबल नहीं है, बॉडी कैपेबल नहीं है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता नहीं बची, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यह कह दिया है कि अनसाउंड ऑफ माइंड हो गए हैं, इंसान जो है वो अब प्रॉपर सेंसेस में नहीं है, या फिर किसी भी केस में कन्विक्शन हो गया, कोई ऑफेंस कर दिया है, तो प्रेसिडेंट जो है इनको मॉरल टर्पिट्यूड पे हटा सकते हैं। हटाने के लिए प्रेसिडेंट को
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के चार्जेस को लगाना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बिठानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मिलके इस इंक्वायरी को करेंगे। इंक्वायरी कमेटी होगी, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपेगी और फिर इनका रिमूवल किया जाएगा। तो प्रोसेस लंबा है। ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का एक हायर जज जो अभी रिटायर हुआ उसको कैसे हटाए, मतलब उसके लिए कैसे एक इंक्वायरी में ठीक से काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्टिजन मैनर में या फिर डेविएटेड मैनर में काम करे। नेक्स्ट हमें देखना है एनएचआरसी के फंक्शंस और पावर्स के बारे में। ये मेंशन है सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। अगर आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर मेंशन है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमीशन कंप्लेंट्स जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो ले सकती है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स की सुओ मोटो कंप्लेंट्स की पावर भी है इसके पास। लेट अस से अगर किसी कमीशन के मेंबर ने कोई ऐसा न्यूज आर्टिकल पढ़ा या कहीं भी ऐसा कुछ देखा जहां पे उसको लगता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो खुद से, सुओ मोटो का मतलब होता है बाय इटसेल्फ भी, एनएचआरसी इस बात का कॉग्निजेंस ले सकती है। साथ ही साथ कोई पब्लिक सर्वेंट अगर वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स का तो उनको भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको भी कॉल किया जा सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कमीशन इंक्वायरी बिठा सकती है। साथ ही साथ कोई भी ट्रीटी, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन राइट्स पे, तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए एनएचआरसी, तो वो ले सकती है। ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस को कराना कंट्री में, वो भी इसी का काम है। इसको एक सिविल कोर्ट की पावर दी गई है और ये सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर लोगों को ट्राई कर सकती है, लोगों को चार्ज कर सकती है। साथ ही साथ क्वासी जुडिशियल फंक्शंस इसके हैं, तो हम कहेंगे क्वासी जुडिशियल नेचर है जो सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये लोगों को कंपनसेशन के लिए अगर सपोज कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेनेंट को बेनिफिट दिला सकती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उसको कंपनसेशन दिला सकती है, या एक्यूज्ड को कोई भी अगर उसको पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट यहाँ पे दे सकती है। साथ ही साथ ये सेंटर और स्टेट को रिकमेंडेशन देती है ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेके। एनएचआरसी जो है वो बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करती है और एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम को मेंटेन करती है, यूनाइटेड नेशन बॉडीज में हमें रिप्रेजेंट करती है और इंडिया के इस पूरे के पूरे ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। सबसे बढ़िया अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में एनएचआरसी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो जजेस होते हैं। बाकी आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा स्पेसिफिकली कि किसी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन पूरे वर्ल्ड में एक रिटायर्ड या एक्स जज हो। तो ये चीज बहुत अच्छी बोली गई है इंडिया के लिए कि इंडिया का ये जो फ्रेमवर्क है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का वो काफी स्ट्रांग है और स्ट्रेंथेंड है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लिमिटेशंस भी साथ ही में आती है। तो कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी कि हम ये कहते हैं कि इतनी सारी पावर्स दी हैं पर इन्वेस्टिगेशन वर्कफोर्स नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको सेंट्रल स्टेट एजेंसीज पे डिपेंडेंट रहना होता है, पुलिस पे डिपेंडेंट रहना होता है। तो कई बार इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन एनएचआरसी के हिसाब से नहीं चल पाती। एक सेरेमोनियल बॉडी की तरह इसको माना गया है कि जो भी रिटायर्ड हो रहे हैं जजेस जो सरकार के बहुत क्लोज रहे हैं उनको उठा के एनएचआरसी में डाल दो। तो इस तरह से इसके फंक्शंस को बहुत लंबे समय तक देखा गया है। कोई रिलीफ ये बहुत ज्यादा दे नहीं पाती, अपने जजमेंट्स को एनफोर्स नहीं कर पाती, इसकी जजमेंट्स की एनफोर्सेबल पावर नहीं है। ये कंप्लेनेंट को कंपनसेशन के लिए उसकी कंप्लेंट के चलते पनिशमेंट तो दे देती है, लेकिन उस पनिशमेंट को एनफोर्स कराना इसके हाथ में नहीं होता। साथ ही साथ जब बात आती है आर्म फोर्स मैटर की तो काफी लिमिटेड इस पे पावर्स होती हैं, सिर्फ सेंटर की रिपोर्ट पे डिपेंडेंट रहती है। ये सेंटर को कहते हैं कि इस आर्म फोर्स में ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, कंप्लेंट फाइल करो, इसके साथ साथ आप पूरी कमिटी बिठाओ, कमिटी के साथ आप हमें रिपोर्ट दो और फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे पाती है ये एनएचआरसी सरकार को कि हमें ऐसा लगता है इस पूरे मैटर में ये प्रॉब्लम रही है तो आप इस तरह से एक्ट और रिएक्ट करो। तो यहाँ पे कंप्लीट डिपेंडेंस है इसकी सेंटर के ऊपर। रिकमेंडेटरी पावर्स हैं जैसा मैंने बताया, अपने डिसीजंस को एनफोर्स नहीं कर पाती। इसलिए सोली सराबजी ने एक बार इसके बारे में कहा था कि एक टीजिंग इल्यूजन है, आपको दिखाता तो है कि अरे हमारे पास एनएचआरसी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने राइट्स वहां से एनफोर्स करा लेंगे। जब आप कराने जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता बदले में, आप सिर्फ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में पड़ के रह जाते हैं। रिफॉर्म्स इसलिए कई बार सजेस्ट किए गए हैं कि इसके पास इसका जो फंक्शन है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, इसके पास एनफोर्सिंग पावर्स होनी चाहिए, आर्म फोर्सेस के केसेस में इसको ज्यादा पावर दी जानी चाहिए, इसके डिसीजन जो है उनका बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ आप जुडिशरी के मेंबर्स तो रखते ही रखते हैं, आप मेंबर्स को और ज्यादा बढ़ाएं या फिर यहाँ पे आप सिविल सोसाइटी से भी मेंबर्स को लेके आए। तो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को लाना भी काफी नेसेसरी है। इससे क्या होगा, जो लोग ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो एनजीओस काम कर रही हैं, उन एनजीओस के लोग भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे तो आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बेटर प्रोटेक्ट हो पाएंगे।
तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इतना ही जानना था। 2 बातें मैं आपको और बता दूँ। सबसे पहले कमीशन के जो मेंबर थे, सबसे पहले जो चेयरमैन थे, वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे और लास्ट अभी जो थे वो जस्टिस एचएल दातू थे। अब नए आएंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। एक एमसीक्यू सॉल्व करते जाते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनएचआरसी। एनएचआरसी के बारे में बताइए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग इन नेचर है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर इसका बहुत सिंपल है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसी सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।